नमस्कार। समय जवाब तो चाहिए का और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आपको बता दें, भारत ने आज वो कर दिखाया जिसके लिए हिंदुस्तान यानी नया भारत जाना जाता है। घुसकर हमला हुआ और ऐसा हमला कि पाकिस्तान एकदम से ठंडा और सुन पड़ गया है। तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। पहले कूटनीतिक मोर्चे से पाकिस्तान को अलग थलग किया इसी हिंदुस्तान ने, उसके बाद एक ऐसे भ्रमजाल में फंसाया और रात 1:05 से लेकर 1:30 तक राफेल पाकिस्तान की सरहद को पार करते हुए पाकिस्तान के आसमान में मंडराता रहा और मिसाइलों की बरसात हो गई। उन आतंकवादियों ने जिन्होंने हिंदुस्तान के उन मासूम लोगों की निर्मम हत्या धर्म पूछकर की, उसी तरीके से घुसकर अंदर मारा गया। और एक बार फिर से आप कह सकते हैं, यहां ना सिर्फ आतंकवादियों का सफाया हुआ बल्कि धर्म की बड़ी जीत हुई। लेकिन तमाम तस्वीरें जो है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही, जिसमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की फौज दिखाई दे रही है। उनको राष्ट्रीय सम्मान से जो है वो दफनाया जा रहा है। इस प्रकार की चीजें, मतलब पाकिस्तान एक बार पुनः जो है वो एक्सपोज हुआ है। कहते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन आज दिखाई दिया वो आतंकवाद का धर्म भी। खैर, बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। पाकिस्तान के झंडे में आतंकवादियों के शो जो है वो देखे गए। आतंकवादियों के शो बाकायदा लपेटे गए थे। पाकिस्तान में आतंकियों को राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये तस्वीर सामने आई है, देखिए जरा। पीछे पाकिस्तानी फौज खड़ी है, तमाम उनके आईजी डीजी जो भी वहां होते हैं वो पीछे खड़े हैं। और आगे जो है ये एक मौलाना आतंकवादी खड़ा, वो कुछ वहां पर जनाजे में फातिहा इत्यादि जो पढ़ते हैं इनके में वो पढ़ रहा है। और वो जो आगे सामने आप जो देख रहे हैं वो डेड बॉडीज जो हैं, जिनको हमारे वायुसेना के वीर जवानों ने घुसकर मारा गिराया, उनको सोते सोते सीधा जन्नत पहुंचा दिया इनके हिसाब से। और आप देख सकते हैं इनके पीछे जो सेना खड़ी है, फौज खड़ी है पाकिस्तान की, ये कहीं ना कहीं हैरत भरा हो जाता है। पाकिस्तान के झंडे में आतंकियों के शो, ऐसा लग रहा है जैसे कि आर्मी के जवान जो है वो मरे। इस प्रकार से पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है आतंकवादियों के लिए। बाकी आप खुद समझ सकते हैं, वो पाकिस्तान जो बचता है यूएन में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करने के लिए, वो जो है तमाम ऐसी चीजें जब होती तो घिरने लगता है, तो बचने की कोशिश करता है और हर बार मुंह की खाता है। लेकिन अपने इन तस्वीरों की वजह से आज पाकिस्तान फिर से दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार का हमला हुआ, उसके बाद से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें, तमाम राजनयिकों से हिंदुस्तान ने बात की है। आतंकी ठिकानों पर हमले की जानकारियां साझा की गई है। मुख्यतः जो है वो यूएस से बात की गई, ब्रिटेन से बात की गई, चीन को भी सूचना दी गई है। ये तमाम जो बड़े देश हैं उनको बताया गया है कि हिंदुस्तान ने घुसकर मार दिया है, हमने स्ट्राइक की है और ये तगड़ी स्ट्राइक है। हमने 9 ठिकानों पर हमला किया। आतंकी ठिकानों पर हमले की पूरी जानकारी हमारी भारत सरकार ने जो है वो साझा की है कई देशों के राजनयिकों से। तो एक ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई दिल्ली से। तो ये बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया इस ऑपरेशन सिंदूर को किस प्रकार से देख रही है वो हम आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। चीन का क्या वर्जन है, देखिए। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश हैं, हम दोनों से शांति और स्थिरता की प्राथमिकता देने और संयमित रहने की अपील करते हैं। कौन कह रहा है? चीन, जो पालता है किसको? पाकिस्तान को। ऐसे तमाम जो प्रतिक्रियाएं आई हैं एक एक करके हम वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चीन की प्रतिक्रिया यहां पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यूएस क्या कहता है? अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहेगी। यह बात कौन कहता नजर आया? यह बात कहता नजर आया अमेरिका। एक बड़ी जानकारी यह भी है, इजराइल की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण। देखिए इजराइल क्या कहता है। इजराइल ने कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरीके से समर्थन करता है। आतंकियों को यह जान लेना चाहिए कि मासूमों के खिलाफ उनके घिनौने अपराधों से उन्हें छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इजराइल तो अपने अंदाज में ही बोलता है और इजराइल ने यहां पर भी वही तरीके से हिंदुस्तान का साथ दिया। यूएई की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, ऐसे हालात पैदा ना करें जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने। डिप्लोमेसी और बातचीत के माध्यम से, उसके जरिए ही विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना सबसे बेहतर रास्ता है, यह कहा है यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। ईरान की प्रतिक्रिया, ईरान मिलिट्री की क्या प्रतिक्रिया आई? हम पाकिस्तान और भारत के बीच में गोलीबारी से बहुत दुखी हैं, हम सभी की सुरक्षा और शांति की शीघ्र वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कई डिफेंसिव खेलते नजर आए, कोई डिप्लोमेटिक नजर आया, लेकिन कुछ देशों ने खुलकर भारत का समर्थन किया। कतर क्या कहता है? मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से हल किया जाए। कतर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरा समर्थन करता है। डिप्लोमेटिक तरीके से तो खैर हल नहीं किया जा सकता। ये जिस प्रकार से आतंकवादियों ने आकर यहां पर हमला किया, खून का बदला तो खून होता है जो हिंदुस्तान ने ले लिया।
यूएन का क्या कहना है, देखिए यूएन क्या कहता है। महासचिव भारत और पाकिस्तान, वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य टकराव को लेकर चिंतित है, दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील यहां पर करते हैं, ये यूएन ने कहा है। जहां पर जाकर रोता रहता है पाकिस्तान, ये कहता रहता है कि जो है हमको फंसाया जा रहा है, आतंकवादियों के नाम पर हमको जो है घेरा जाता है। अब तमाम तस्वीरें देखिए आई हैं, वो आप सुबह से लगातार देख रहे हैं, क्योंकि रात 1:05 से लगातार हमले शुरू हुए, लेकिन कुछ तस्वीरें और हैं वो हम आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि इस बार सबूत यहां कोई मांग नहीं रहा है, सबूत तो खुद पाकिस्तानी दे रहे हैं। देखिए, सुनिएगा, ऑडियो में सुनिएगा क्या बोल क्या रहे हैं जब वहां पर ये बम गिरे, मिसाइलें गिरी हिंदुस्तान। मस्जिद दा सेन है सारी मस्जिद उड़ जी भाए ना मरकज दे विच होए ने 4, सारा तबाह हो गई मरकज। हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ? ਓਏ ਹੋਏ शाहद। देख रहे हैं आप किस प्रकार से जब मस्जिद उड़ा दी हमारी भारतीय सेना ने, उसके बाद में क्या मंजर वहां पर रहा वो आप देख सकते हैं। ये तमाम लोग, उनको समझ में नहीं आया कि रात 1 बजे आखिर हो क्या गया अचानक से। खैर, तमाम तस्वीरें आई हैं, कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आपको दिखा पाएं ताकि आप भी गौरवान्वित महसूस करें मौजूदा वक्त में। ये एरियल व्यू आया है, जरा एरियल व्यू देख लीजिए ऊपर से, देखिए किस प्रकार से टारगेट लॉक किया गया। उसके बाद में इन तमाम जगहों पर, भावलपुर से लेकर मेमूना जोया, भीमबर, इन तमाम जगहों पर एकाएक ऊपर से राफेल ने जिस प्रकार से जो मिसाइलें दागी हैं, उसके बाद किस प्रकार, ये देखिए, ये वहां से आपको मिसाइल जाती दिखेगी और एकदम से ब्लास्ट होता है। ये वो आतंकवादियों के ठिकाने हैं जहां वो रहते थे। जो अजहर है, मसूद अजहर, उसका पूरा परिवार इन्हीं हमलों में साफ हुआ है। जिसके बाद वो कहता नजर आया कि भैया हमको भी मार देते, इससे अच्छा था। लेकिन ये तस्वीरें कई आई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो स्ट्राइक की गई है बाकायदा टारगेट को लॉक करके, जहां जहां सोचा एग्जैक्टली वहीं पर ये हमले हुए हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि हमला कितना जो है वो बाकायदा सोच समझकर पूरी प्लानिंग के तहत यहां पर किया गया। यह ऑपरेशन कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, यह एक संदेश है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का करारा जवाब कैसे दिया जाता है, बात घुसकर कैसे मारता है, वो तस्वीर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान कनेक्ट हैं। देखिए, बातचीत लगातार जारी रहनी चाहिए, प्रतिक्रियाओं का दौर हर तरफ से आ रहा, पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं अंदर से खुश है कि भाई बदला लिया गया। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान कनेक्ट है उनका क्या नजरिया है इस कार्रवाई पर, उसके बारे में हम सुबह से लगातार बात कर रहे हैं और इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं सिद्धार्थ दवे जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। दवे जी, पुनः आप सबका स्वागत है, समय देने के लिए आभार आपका। हमारे साथ अभिनव डोगरा, रक्षा विशेषज्ञ, वो भी कनेक्ट है। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजेंद्र राठी जी हमारे साथ जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र राठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। थोड़ी सी रोशनी कम है राठी जी, अगर कोशिश करिए तो उजाला हो जाए तो आप क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन आप बने। सिद्धार्थ दवे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ दवे जी, वांट टू रिएक्ट समथिंग, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। आशीष जी, 7:30 बजे हमारे भी लोकेलिटी में मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे भी थोड़ा अंधेरा हो सकता है, बट दिस विल बी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। जो मॉक ड्रिल हो रही है उसके प्रिपरेशन में होगा। बहरहाल आपने मुझे चांस दे दिया तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, 1:04 पे अब्बास टेररिस्ट कैंप कोटली में था, जो नर्व सेंटर था ट्रेनिंग का लश्कर तैयबा का, जहां पे सुइसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जाते थे। ऐसे की इंफ्रास्ट्रक्चर पे 50 टेररिस्टों को मारा 1:04 पे। 1:06 और 1:10 पे सुबह की बात है। लश्कर तैयबा का कैंप है मुरिदके में, जो कि हेडक्वार्टर है सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर एलईटी का, लश्कर तैयबा का। वहां पे मल्टीपल स्ट्राइक्स हुई कि ये इंश्योर करने के लिए कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए। 1:12 पे जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है भावलपुर में, ध्यान दीजिए, भावलपुर जो है वो आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर है। ये ऑलमोस्ट हनुमानगढ़ के वेस्ट में पड़ता है, हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है, और हनुमानगढ़ और वहां से अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान की तरफ
100 किलोमीटर अंदर, और ये प्राइमरी बेस है जेईएम का, जैश ए मोहम्मद का। नहीं, ये और एक चीज ये भी बता दीजिए सिद्धार्थ जी, ये जो उड़ान भरी थी हमारे फाइटर जेट्स ने, ये क्या दक्षिण से ही उड़ान भरी थी, क्या राजस्थान के तमाम जिलों से उड़ान भरी थी? इसका मैं, क्योंकि आधिकारिक तौर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहीं पे इसके बारे में कोई डिस्क्लोज नहीं किया है, तो इसलिए फॉर द सेक ऑफ सैंक्टिटी मैं भी इसको बताना नहीं चाहूंगा। पर तो जो ये इंफॉर्मेशन है, ये आप में से किसी के पास भी नहीं आई होगी, जो मैं आप तक सबको पहुंचाता हूं, बताता हूं। और लास्ट जो अटैक हुआ वो 1:28, यानी कि 1:04 और 1:28, 24 मिनटों में पूरे का पूरा ऑपरेशन जो है वो पार कर दिया गया। मैं बता रहा था आपको, भावलपुर में 1:12 पे, उसके सिर्फ 3 मिनट बाद 1:15 पे जो टेरर कैंप है सियालकोट में, जहां पे ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स का जो हब है पूरे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, इन्फिल्ट्रेशन का, उसको वहां पे डिस्ट्रॉय किया गया। फिर हम और ऊपर जाते हैं, मुजफ्फराबाद जो कि पीओजेके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है, वहां पे हमला हुआ 1:17 पे। इंपॉर्टेंट साइट्स थी मिलिट्री ट्रेनिंग की, और वहां पे आर्म्स का स्टोरेज का फैसिलिटी था। यह भी बताया जा रहा है कि वो वहां पे बहुत बड़े आर्म्स का जखीरा वहां पे रखा जाता था, जिसको डिस्ट्रॉय किया गया। 1:19 पे भिम्बेर में अटैक होता है, 1:22 पे चक अमरू में, और चक अमरू भी जो है वो पठानकोट से बहुत सटके ही एक एरिया है, जो कि पाकिस्तान की मेन टेरिटरी में, इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत ही पास में, लगभग 10 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। और फाइनली 1:28 पे मुरीदके में फिर से अटैक होता है, वहीं पे एलईटी के जो लश्कर तैयबा के जो दूसरे कैंप्स हैं उस पे अटैक होता है। और ये जो छवि दिख रही है नरेंद्र मोदी जी की, और एक उंगली से दिखाते हुए बताते हुए कि जो मैं कहता हूं वो अवश्य क्या करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो भी मैं करता हूं, ये इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति है नरेंद्र मोदी जी की। और मुझे याद आता है कि शायद कल या परसों के कार्यक्रम में आप ही के साथ, आप ही के चैनल पे मैंने इस बात को कहा था कि नरेंद्र मोदी जी का 15 साल का जो उनका कार्यकाल रहा बतौर चीफ मिनिस्टर, और 10 साल का 11 साल का जो कार्यकाल रहा एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो ये बताता है कि वो जो डिसाइड करते हैं वो अवश्य करके रहते हैं। और उनकी जो उनकी स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड, कुछ ऐसा कि जो लोग सोचते हैं उसे बिल्कुल हट के करते हैं। पाकिस्तान क्या सोच रहा था, आज सब मॉक ड्रिल करेंगे, पूरा भारतवर्ष मॉक ड्रिल करेगा। 23 कैटेगरी 1 की जगह और सब मिला के 259 जो जगहें की भारतवर्ष में, वहां पे सब जगह पे भारतवर्ष भी मॉक ड्रिल कर रहा होगा। ऐसे सोच के वो चैन की नींद सो रहा था। और जैसे आपने अपने उसमें बताया ऑडियो विजुअल एवी में कि किस तरह से वो पंजाबी में बात कर रहा है, कह रहा है कि अरे मस्जिद, अरे वो मस्जिद है ही नहीं, वो सारे के सारे मस्जिद के डिस्गाइज में या तो कोई ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद का। ये सिद्धार्थ जी, मदरसा, मस्जिद, इस प्रकार की चीजें बताकर उसकी आड़ में ये लोग जो है वो आतंकवादियों को पालते हैं, खुद भी वहां पर पलते हैं, और इसीलिए जो है उनको टारगेट किया गया और जैश, लश्कर, इन सबके तमाम ठिकानों को तबाह कर दिया गया। खैर, आप बनी रहेगा सर हमारे साथ और भी मेहमान कनेक्ट है। अविनय डोगरा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन राजेंद्र राठी जी हमारे काफी देर से हमारे साथ कनेक्ट हैं। राजेंद्र राठी जी, यहां से अब आगे क्या, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, क्योंकि अब देश जानना चाहता है कि हो गया ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने घुसकर मारा और जैसा हम जाने जाते हैं हमने वैसा किया, लेकिन अब यहां से आगे क्या, अगले 36 घंटे या अगले 24 घंटे किन मायनों में कितने महत्वपूर्ण है सर? सर जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। और मैं सिद्धार्थ भाई की बात से सहमत हूँ बिल्कुल। वहां से कोई मस्जिद या नहीं, वहां मदरसे हैं या उनके आतंकवादी अड्डे। और पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है, उसका ये है कि झूठ बोलना, किधर भक्ति देना। और जो मोदी ने किया कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, वे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम ना करते भी हैं। और ये देश इतना खुश है कि जैसे हमारे रस्म होती है 13वीं की रस्म के बाद जो कार्य होता है पगड़ी का, वो हमने पाकिस्तान को दिखा दिया। हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटा था 26-27 का, वो सिंदूर हमने उनको मतलब ये दिखाया कि हम हिंदुस्तान तुम्हारा भी मतलब सिंदूर मिटा सकता है। और वहां भी हिंगलाज का हमारा मंदिर है, हिंगलाज देवी का, वो बलि, जिसका बड़े कहते हैं बलि देते हैं, हमने उनकी बलि दी है। और आगे के लिए मैं तो ये कहूंगा कि इसको अभी ये ना समझे कि हमने बदला ले लिया है। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। हाँ, वही मैं, इसलिए मैं राजेंद्र जी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि अब यहाँ से आगे क्या,
ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ से, क्योंकि अभी भी मॉक ड्रिल्स लगातार जारी हैं। चूंकि अभी खुद जैसे सिद्धार्थ जी बता रहे थे कि अभी किसी भी वक्त जो है वो ब्लैकआउट होगा, और ये मॉक ड्रिल्स जो है वो चल रही है पूरे देश में जो है, और पूरे देश के नागरिकों की भी सराहना होनी चाहिए। सभी की सक्रिय भागीदारी वो दिखाई दे रही है। जब हम दफ्तर के बाहर जा रहे हैं, यहाँ रिहायशी इलाकों की तस्वीरें जो आ रही हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे साथ अभिनय जी भी कनेक्ट है। अभिनय जी, आप किस प्रकार से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसकी आवश्यकता थी उस प्रकार की कार्रवाई भी हुई, तमाम सैन्य हमारी जो टीमें गई वहां पर, हमारी सेना, उन्होंने आतंकवादियों के तमाम ठिकानों को उड़ा दिया, लेकिन अब यहां से आगे क्या, किस प्रकार की क्या चीजें हो सकती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, अभिनय जी? आपकी आवाज सर नहीं आ पा रही हम तक। मैं चाहूंगा एक बार सर आप अनम्यूट हो जाइए, आपके जो डिवाइस है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो जी, अब आई सर आपकी आवाज, प्लीज गो अहेड। अच्छा, ओके। जहां तक मेरा अनुभव है, ये पाकिस्तान इसमें चुप तो नहीं बैठेगा। देखिए, पाकिस्तान की नेशनल सोवरेन प्राइड पे चोट पहुंचाई है, बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। ये पाकिस्तान में पहली बार इस तरह के अटैक्स हुए हैं। जो बालाकोट अटैक था, वो डायरेक्ट एक रिस्पॉन्स था हमारा टू द पुलवामा अटैक, एंड एक मल्टी-प्रोंग अटैक, जो अप्रोच अलग अलग हमने अपने अलग अलग हथियारों को इस्तेमाल करते हुए हमने जो अप्रोच दिखाई है और जिस कैपेबिलिटी का प्रदर्शन किया है, उससे पाकिस्तान के नेशनल प्राइड और ईगो पे भी काफी चोट आई है। पाकिस्तान हालांकि इस समय कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिहाज से हमारे कहीं भी आसपास नहीं है, पर जो अभी ईगो और उसके जो प्राइड पे जो चोट आई है, उसको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स तो दिखाना है, खुद को भी, अपने सरकार को भी, अपने लोगों को भी, और अपनी मिलिट्री को। तो क्या सर, अभिनय जी, क्या इस ताक में हिंदुस्तान भी बैठा है कि आप वहां से कुछ करके दिखाओ, उसके बाद में हम बताते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन सही मायने में क्या होते हैं, सेना पर भी हमले किस प्रकार से होते हैं? क्या इस ताक में भी है हिंदुस्तान? मौका दे रहा है कि आप गलती करिए, हम बताते हैं आपको। मौका ही नहीं, हिंदुस्तान बिल्कुल तैयार भी है। इस समय जो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, वो एक अलग ही लेवल की है। पिछले 4-5 साल के मुकाबले अगर आप अभी देखें, हमारी एयर डिफेंस जो प्रिपेयर्डनेस है इस समय वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, मैं कहूंगा, ऑन लाइन विद इजराइल। इजराइल हैज अ डिफरेंट एरिया मेजरमेंट एंड डिफरेंट कंसिडरेशंस जो है उनकी हैं, बट जो हमारी जो प्रिपरेशन है इस समय मैं कहूंगा वर्ल्ड क्लास। मैं कहूंगा जो हम, इनफैक्ट अगर हम जो एयर डिफेंस की बात करें, तो मैं कहूंगा कि इस समय हम, हो सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी आगे चल रहे हों। यूनाइटेड स्टेट्स इज रिलाइंग ऑन 2 or 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरसेप्टर्स, एंड दे आर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्टर्स। उनकी आर्सेनल में इस तरह से नहीं है, क्योंकि वो कनाडा और मेक्सिको वगैरह जो रीजन्स है, उनसे उनको कोई खतरा नहीं है। सो द क्वालिटी ऑफ इंटरसेप्टर्स व्हिच वी हैव राइट नाउ, और जो हमारा जो इस समय जो प्रिसिशन वेपन सिस्टम है जी, इस समय का है कि हम जवाब ही नहीं दे सकते, हम बहुत ही करारा जवाब देंगे। ठीक है, मतलब एक तरीके से देखा जाए अभिनय जी, तो ये जो समय लगा है 22 अप्रैल के बाद, जिस प्रकार से वो इस्लामिक आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार बैठकों को जो दौर चला, वो इसका मतलब साफ था कि हर चीज को परखा गया, पहले तमाम तैयारियों को सुनिश्चित किया गया कि भाई हमारा सारा मामला ओके हो है, हर जगह से ग्रीन टिक लग गया, उसके बाद में हमला हुआ, ताकि अगर उधर से पाकिस्तान कुछ भी गलती करता है, जो कि वो करेगा, वो आदत से मजबूर मुल्क है, वो करेगा, क्योंकि उनका एक मंत्री का बयान में सुन रहा था, वो कहता है कि हमारी तो जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, तो उनको निपटना तो होता ही है, निपटेंगे फिर से। लेकिन सवाल ये है कि सिद्धार्थ जी, सवाल ये है आपसे कि ये जिस प्रकार की तैयारी के साथ हमने अटैक किया, इस तैयारियों के क्या मायने, और आज भी चूंकि हमला हो गया, मॉक ड्रिल इत्यादि हो रहा है, इसका क्या मतलब माना जाए कि कितनी संभावना इसकी है कि युद्ध की तरफ भी चीजें बढ़ सकती हैं? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं समझना चाहूंगा ये, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए। व्हाट यू थिंक सिद्धार्थ जी?
तो मेजर डोगरा जी ने जो बताया मैं उसी को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और आपके क्वेश्चन के साथ वीव करूंगा उसको। जी जी बिल्कुल, जो उन्होंने कहा बहुत सही कहा कि जो भी एयर डिफेंस है भारत के पास, चाहे वो S-400 मिसाइल्स हो या फिर मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है। बराक, मैं सूरत गुजरात में अभी बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूं और कुछ दिनों पहले ही गुजरात सूरत के पोर्ट पे हजीरा पे INS सूरत तैनात हो चुकी थी, जो कि इट्स वेसल जो कि गाइडेड मिसाइल्स का सिस्टम पूरा उसमें रहता है। वो बराक मिसाइल्स जो कि इजरायली सिस्टम है उससे लैस है। हमारे पास जो हमारे राफेल एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं एयर टू एयर डिफेंस के लिए और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं वो भी हैं, वो हर तरह से परफेक्ट है। किंतु अब आता है किंतु, ये बहुत बड़ा किंतु है। और यहाँ पे चूंकि अब वॉर शुरू हो चुका है, वी आर एट वॉर, और यहाँ पे जो भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, वो भी सब एक्टिव हो जाएंगे। कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना की कैपेबिलिटीज पे थल, नभ और जल में अब हमारी सुपीरियोरिटी बहुत आगे है। किंतु जो 0.5 जनरल बिपिन रावत जो कहते थे, CDS जनरल बिपिन रावत, कि भारत जो है वो 2.5 फ्रंट पे लड़ रहा है और उसमें जो हमारा जो 0.5 वाला फ्रंट है ना, वो सबसे वीकेस्ट फ्रंट है। वहीं पे हम चूक कर जाते हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ 10-12 दिनों में कि किस तरह से दिल्ली में 5,000 से भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रह रहे हैं, वीजा लेके इलीगली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आम नागरिक आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अभी उनको और सतर्क होना है, अपने आंख और कान खुले रखने हैं, आपको और विजिलेंट होना है। आपको ये नहीं मान लेना है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया मतलब चलो भाई अब खत्म हो गया है। विशेष तौर पर सर, विशेष तौर पर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये वो तमाम स्टेट जो सटे हुए हैं, इनको बड़ी आवश्यकता है। ये मतलब अवेयर रहना बहुत जरूरी है, इसलिए शायद मॉक ड्रिल वगैरह इसकी बड़ी आवश्यकता है यहाँ पर जो हो रहा है अभी। बिल्कुल, तो यही है कि जोश में होश नहीं खोना है और डेफिनेटली ये भारत की कूटनीतिक जीत भी है और एक मिलिट्री विक्ट्री भी है। अनप्रेसिडेंटेड पहली बार हुआ है, किंतु अब समय है और सचेत होने का, जागरूक रहने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और लेकिन मैं हमारे साथ राजेंद्र जी भी है। राजेंद्र जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बालाकोट एंड ये ऑपरेशन सिंदूर, जरा इसके बारे में अगर आप संक्षेप में कुछ बता पाएं। दूसरी चीज ये मैं आपसे सर ये भी समझना चाहूंगा राजेंद्र जी कि आज मैंने बहुत नोटिस किया, डीपली आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आज ये हमला हुआ उसके बाद में जब ब्रीफिंग हुई, ब्रीफिंग में जब मिस्त्री जी आए तो उन्होंने इन चीज़ पर बहुत गौर किया। जो हमारी दो जो वहाँ पर अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी, वो भी इस चीज़ पर बहुत फोकस करती नजर आई, बोलती नजर आई कि हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों को निशाना बनाया है, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है, हमने ना ही किसी प्रकार की सेना पर कोई अटैक किया है, हमने सिर्फ आतंकवादियों को ही टारगेट किया है। इस पर इतना जोर देने के पीछे की क्या आवश्यकता आपको लगती है राजेंद्र राठी जी? सर जी, ना तो हिंदुस्तान की सेना का कोई प्लान था कि उनकी जनमानस को नुकसान पहुंचा जाए, उनको नुकसान पहुंचा जाए, और न ही उनकी आर्मी पे हमला करने की नीयत थी। उनको तो सिर्फ उनको आतंकवादियों को निपटाने का था, जैसे कि पहले भी हमला किया था। और ये जो हमला हुआ है ये इनका मस्जिद बता रहे हैं या वे बता रहे हैं हमारा जो हिंदुस्तानी सेना है ये नहीं है कि हमने बदला ले लिया। बदला तो इसमें बहुत ही सचेत, और दूसरे बॉर्डर पर तो सेना लड़ लेगी, लेकिन अंदर कौन लड़ेगा जी? हमें अंदर से भी उतना खतरा है जितना बॉर्डर से खतरा है। अभी भाई ने बताया कि इतने आदमी वहां से मतलब निकले, इतने लोग शादी करके यहाँ रहते भी रहते, हालांकि ये विषय नहीं है उठाने का, लेकिन हमें खतरा अंदर से भी है। हमें अभी सचेत रहना है बॉर्डर पे भी, और हमेशा सेना तैयार नहीं रहती। साल के 365 दिन सेना को, फिलहाल सेना तैयार है और मतलब पूरी हमारी तैयारी है। और इसमें जो भी बन पड़े हमारी सरकार से, इसको बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ाना है। नहीं तो ये वे लोग हैं, ये ना ही मानने वाले हैं। हमारे देहात में कहावत है, जिसकी उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई। ये हमेशा झूठे लोग हैं, बेमतलब बयान देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी सेना को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए, और ये फितरत इनकी बहुत गलत है। और 8 बजे हमारा अभी वो शुरू हो जाएगा एयर अटैक बचने का जो चला प्लान है, उसमें हमें बहुत ही सचेत रहना है। नहीं बिल्कुल सर, लेकिन मैं आपसे जी करता हूँ जी राजेंद्र जी, ये जो आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं इनको तबाह करने की बात हो या लॉन्च पैड को तबाह करने की बात हो, ये बालाकोट के समय में भी हुआ था। इस बार मामला अलग कैसे? इस बार मामला अलग कैसे? कितना ज्यादा बड़ा उसके मुकाबले ये है? अब मैं उसके मुकाबले बड़ा ये है कि उसमें देखो हमारे
धर्म पूछ करके इन्होंने, धर्म युद्ध है ये, धर्म पूछ करके गोली मारी गई है और हमारी 26 बहनों का सुहाग उजाड़ा, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। जी शहीद हुए हैं वहां सिविलियन या फौजी, हमारे कैप्टन साहब भी इसमें शहीद हुए हैं। तो उससे, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि धर्म पूछ करके नहीं, बिल्कुल सर, धर्म पूछकर मारा तो उसी हिसाब से जवाब भी दिया गया। ये सिंदूर में पाकिस्तान तंदूर बन गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी कुछ इस पर कहना चाह रहे थे। सिद्धार्थ जी, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो यही सवाल। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है और आज हम उस पूरे ऑपरेशन को डिकोड कर रहे हैं कि किस प्रकार से जाकर वहां पर हमारी भारतीय सेना ने एक तमाम मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और पूरा का पूरा पाकिस्तान दहल गया, हिल गया। और वो जो तमाम वीडियो आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं स्क्रॉल करते हुए फेसबुक ट्विटर, वो वीडियो प्रमाण है कि अब सबूत कोई नहीं मांग रहा है, ये पाकिस्तानी खुद सबूत दे रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से घुसकर हमारे राफेल और लाहौर तक गए। ये अपने आप में बेहद बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार कनेक्ट, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जहां पर मैंने छोड़ा था मैं चाहूंगा आप वहीं से शुरू करिए। ये हमला बालाकोट के मुकाबले अलग क्यों और कैसे, और ये कितना बड़ा हमला है? जी, पहले तो ये बता दूं कि किस तरह से अलग है। तो अब तक जो भारत का आक्रमण रहा है वो POJK में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। किंतु इस बार हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट कैंप थे, न सिर्फ वो, बट उसके अलावा अगर आप देखें तो जम्मू से 8 o'clock नीचे साउथ वेस्ट में रहेगा, ये है महमूना जोया करके, वहां पे अटैक हुआ। पठानकोट के वेस्ट में, पठानकोट के 9 o'clock सरजाल करके एक एरिया है, वहां पे आक्रमण हुआ। मुरीद के भावलपुर जो कि आपके हनुमानगढ़, राजस्थान में हनुमानगढ़ है, और वहीं पे गंगानगर, और उसके आप अगर वेस्ट में जाएंगे तो तकरीबन 100 किलोमीटर, तो वो भावलपुर एरिया है। न सिर्फ इसके अलावा जो मनशेरा है, उगी है, ये बालाकोट के भी आप और वेस्ट में जाएंगे तो ये सब एरिया वहां पे आते हैं। तो ये बार पाकिस्तान की टेरिटरी में आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है। ये एक अलग बात हुई है जो कि उरी और बालाकोट के केस में नहीं हुई है। दूसरी बात, जिस तरह का ये जो हमने मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं, और ऑब्वियसली राफेल का यूज इसके पहले कभी नहीं हुआ है। राफेल का यूज हुआ है जबकि एक स्टेटमेंट अभी आ रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, वो तो ये कह रहे हैं कि 80 से, हाँ, शहबाज शरीफ ने बोला है सिद्धार्थ जी, 80 विमान एक साथ आए थे, 80 विमान। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाता है कि एक तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि विश्वास रखते हैं अपने आर्म फोर्सेस पे, और इन पूरी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी कौन देता है? वो भारत की नारी शक्ति देती है। और वो बैठ के, जब उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, वहां पे वो किसकी बात बता रहे हैं? वो स्पेस की बात बता रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डरा हुआ, कांपा हुआ, और अपनी वो दिख रहा है। आज जब बैठक हो रही थी तो बैठक की फोटोज आई हैं, मुनीर से लेकर तमाम के चेहरे पर दहशत दिख रही है। वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान किस प्रकार से एकदम से जो है वो दहशत में आ गया, क्योंकि उनको नहीं पता था, ये अनएक्सपेक्टेड था। और हम कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी कुछ भी ऐसा काम करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं जिसकी लोगों की कल्पना नहीं होती है, वो सोचते नहीं, उस सोच से परे अटैक्स होते हैं। वो अटैक हुआ है यहाँ पर। लेकिन हमारे साथ शिवदान सिंह जी भी कनेक्ट हो गए, रक्षा विशेषज्ञ। शिवदान जी, राफेल ने कैसा डेब्यू किया पाकिस्तान में? संतुष्ट हैं आप लोग? किस प्रकार का अटैक, जैसा चाहिए था वैसा हुआ कि नहीं? शिवदान जी। शिवदान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? शिवदान जी का कुछ नेटवर्क ग्लिचेस हैं, नेटवर्क एरर आ रहा है, मुझे लगता है उनकी आवाज। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? ऑडिबल टू यू सर? शिवदान सिंह, मुझे आवाज मिल रही है आपकी? आपकी आवाज, हाँ, आपकी भी मिलने लगी सर। प्लीज अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। मैंने सवाल पूछा था ऑपरेशन सिंदूर, ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की, वहां पर जाकर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन रहा आतंकवादियों पर। लेकिन राफेल पहली बार पाकिस्तान का बॉर्डर पार किया। राफेल किस कार्रवाई से पाकिस्तान किस प्रकार से दहला है, जरा बताइए किस प्रकार से, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी सर? शिवदान सिंह जी। देखिए, राफेल एक आधुनिक एयरक्राफ्ट है। आपको याद होगा गलवान में जब चीन ने हमला किया था 2019 में हमारे ऊपर जी, उसके बाद हमने राफेल को खरीदा है फ्रांस से, और राफेल के वजह से चीन में बेचैनी फैली हुई है। राफेल हर तरह से दुश्मन के जो रडार हैं
उनको भी जैम कर सकता है। इसलिए राफेल जो है नहीं, वो तो क्या ये माना जाए सर, क्योंकि सुधान जी क्या ये माना जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान तो जानता था हिंदुस्तान अटैक करेगा, और पाकिस्तान से चाइना से एक्सप्रेस डिलीवरी में तमाम हथियार भी मंगाए गए, रडार सिस्टम भी मंगाए गए, तो क्या ये माना जाए कि हमारे राफेल ने चाइना से आए उन रडार सिस्टम को भी मात दे दी, नहीं पकड़ पाए 5th जनरेशन के इस हवाई जेट को? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चाइना खुद राफेल की वजह से घबराया हुआ था जी, और ये जो हमारे जो राफेल है इसने पाकिस्तान के रडारों को ब्लाइंड कर दिया, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर सके, और राफेल ने अपना सक्सेसफुल अपना मिशन पूरा किया है। तो भारत के पास हर तरह से पाकिस्तान से सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, हर तरह से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमने बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से भी लिया है और रूस से भी लिया है। आपको याद है इजराइल ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को प्रीमेच्योरली फेल कर दिया था, उनको अपने अंदर आने नहीं दिया था देश में। इसी प्रकार से हमास के ज्यादातर रॉकेट और मिसाइल्स को उन्होंने हवा में उड़ा दिया था। वही उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास भी है, और हमने इसका पूरा इस्तेमाल किया है, जिससे पाकिस्तान हमारे ऊपर डेयर नहीं कर सकता। और साथ साथ हमें ऑफेंसिव में, आक्रमण के दौरान में हमारे पास राफेल है जो दुश्मन के रडारों को ब्लाइंड कर देता है। इसके साथ साथ हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि यदि पाकिस्तान पूरे दक्षिण एशिया में जो धमक चाहिए थी ना सर सुधान जी, मुझे लगता है कि वो धमक आज दिखाई दी है पूरे साउथ एशिया में। और मुझे लगता है कि चाइना को समझ में आ गया होगा कि ये 5th जनरेशन वाली चीजें इनके पास आ चुकी हैं, और अब जो है मामला उतना हल्का नहीं जितना पहले हो जाता था। कि गलत कह रहा हूं मैं राजेंद्र जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और जो अभी जब जिस चीज को चाइना जैसा डेवलप्ड कंट्री समझ गया है, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चीज और है, अब जब चाइना की बात हो गई है शिवदान जी, तो ये भी समझने वाली बात है तमाम दर्शकों के लिए कि चाइना कोई युद्ध लड़ा नहीं है। मतलब पिछले, मैं जहां तक जान पा रहा हूं, 65-70 सालों में, शायद 1962 वाला वो जो वॉर इंडिया से था, उसके बाद, अगर मैं गलत हूं सिद्धार्थ जी आप प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कोई युद्ध लड़ा नहीं है ऐसा। तो उनके पास जो हथियार वगैरह है उन्होंने अभी कहीं टेस्ट नहीं किया है, तो एक उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर हम अपने हथियार पाकिस्तान को देंगे, इंडिया वालों ने गिरा दिया, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कोई मेजर वार अभी तक नहीं लड़ी है। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे हैं? सिद्धार्थ जी अच्छा जी बिल्कुल, आपने जो बताया कि चाइना ने, जी आशीष जी आपने बताया कि सुपीरियोरिटी ऑफ वेपन की जो आपने बात बताई, उससे मुझे एक बात याद आती है, वो है कि टेक्नोलॉजी है, वेपन है, उसकी एक सुपीरियोरिटी अपनी जगह पे है, लेकिन who are the men behind the machine? क्योंकि हमने देखा कि 65 के एक्शन में, 71 के एक्शन में पेटन टैंक्स थी जो कहा जाता था कि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके बहुत ज्यादा जलवे सुनते थे, लेकिन कहते हैं ना कि AK-47 जो राइफल है उसको चला कौन रहा है, वो AK-47 को नहीं पता है कि कोई मेल चला रहा है, फीमेल चला रहा है, पाकिस्तानी है, भारतीय है। तो भारत के जो सैनिक हैं, भारत की जो आर्म फोर्सेस के जो पर्सनल हैं, उनकी मोरल, उनकी ट्रेनिंग, उनका सेंटिमेंट एक अलग लेवल पे है। और इसके कंपैरिजन में जो सेना जिहाद करने के लिए लड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है, शायद आपके पहले लावनी जी से मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो ही जिहाद करना है, और भारतीय सेना का मोटो क्या है, सेवा अस्माकम धर्म, सेवा मेरा धर्म है, सेवा परमो धर्म। ये भाव से जब लड़ा जाता है, ये भाव से, पवित्र भाव से लड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मेंटल सुपीरियोरिटी जो है वो भारतीय सैनिकों की और हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और जेसीओ साहिबान की बहुत कहीं ज्यादा होती है। सो मोर देन द मशीन, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन, इट इज द वुमेन बिहाइंड द मशीन, इट इज द ऑफिसर और सोल्जर बिहाइंड द मशीन। वो उसकी सुपीरियोरिटी कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है। और इस केस में भारत जो है वो चाइना, पाकिस्तान और यूएस के साथ भी जब हमारी एक्सरसाइज हुई, उसमें भी यूएस के भी एयरफोर्स के जो पायलट थे वो सिद्ध रह गए कि आपकी जो सुपीरियोरिटी है, देखिए राफेल एयरक्राफ्ट कुछ मैनूवर्स कर सकता है जो सू से बेटर है या फिर जो 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे बेटर है, परंतु जो पायलट्स की जो सुपीरियोरिटी है, उसकी मेंटल एजिलिटी है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, उस देख के शायद इसीलिए सर कि हम अभिनंदन जो है हमारे विंग कमांडर, वो घुस गए थे लेकर अपना विमान, वो F-16 के जैसा कट नहीं मार सकता हमारा वो विमान, MiG लेकर वो गए थे, लेकिन वो साहस उन्होंने दिखाया और अंदर जाकर मारा। ये मुझे लगता है कि आपकी बात को चरितार्थ करता है यहां पर सिद्धार्थ जी। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली।
लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ दो मेहमान और हैं। राजेंद्र राठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि अब बड़ा अटैक तो हुआ है, लेकिन जो मैं चाह रहा था या मुझे लगता है जो देश चाह रहा था, वो जो आतंकियों के आका हैं, फिर चाहे वो हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो या सैयद सलाहुद्दीन हो, जिन्होंने हमको बहुत चोटें दी हैं अलग अलग समय में, इनका विकेट कब गिरेगा, इस दिशा में क्या प्रयास होना चाहिए जो नहीं हुआ अब तक? राजेंद्र राठी जी। राजेंद्र राठी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, एक बार। हाँ, विश्वास रखो आप, इनका विकेट भी जल्दी गिरेगा। ठीक है और सर। लोगों को, पूरे भारतवासियों को उम्मीद है कि मोदी जी कुछ करेंगे। हमारी सेना सक्षम है हाँ। विकेट गिराने में, और नहीं, हमेशा गिराती आई है। इसलिए क्योंकि देखिए, अब जब बहुत हमने बड़ी बातें की हैं, अब चूंकि अब वही वाली बात है कि हमने साहस दिखाया है। अब जब एबटाबाद में जाकर अमेरिका ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, जब इजराइल घुसकर अटैक कर सकता है, तो उस प्रकार के ऑपरेशंस करने में शिवदान सिंह जी, क्या हम सक्षम नहीं है क्या कि हमारे पास उतनी नई टेक्निक या तमाम चीजें जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो हमारे पास उतनी नहीं है क्या कि हम हाफिज सईद, मसूद अजहर को घुसकर मार सकते हैं? जो अटैक हुए हैं कल, क्या इनको टारगेट नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सब चाहते थे कि आतंक के आकाओं को मारा जाए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना सिर्फ आतंकवादियों को मारेंगे बल्कि उनको पालने वालों पर भी तगड़ा एक्शन होगा। ये कहा था उन्होंने जब बिहार में उन्होंने बोला था भाषण इस हमले के बाद। शिवदान जी, शिवदान जी, नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन मैं शिवदान जी से सवाल लेना चाह रहा था। शिवदान जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही सर? कुछ नेटवर्क एरर है सर, ब्लैकआउट वगैरह चल रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई और वहां की सेना बहुत चालाकी से इनको पहुंच रही है। मैं बचा रहा है इनको इन कैंपों से हटाकर के, यहां पर वो पता है कि भारत इन क्षेत्रों में मिसाइल का हमला या एयरक्राफ्ट का हमला नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो है वहां की सिविल आबादी को नहीं मारना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान की सेना ने और आईएसआई ने उनको जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें छुपा दिया है और वो बचे हुए हैं। और जैसे ही उनका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगेगा, भारत की सेना उनको भी एलिमिनेट करना। अच्छा, इसकी कितनी संभावना है सर, शिवदान सिंह जी, इसकी कितनी संभावना है कि अभी एक अटैक और हो सकता है भारत की तरफ से इन आतंकवादियों के लिए, इन आतंकवाद के आकाओं के लिए? क्या कोई एक्शन प्लान हो सकता है हमारे पास अभी यहां से, शायद ये बिलबिला कर बाहर निकले अपने? देखिए, यदि अपने बिलों से बाहर आ गए और ऐसे एरियाज में पहुंच गए जहां पर कि सिविल आबादी का अभी दिखे नहीं है, ये अभी तो एक भी तस्वीर इनकी नहीं आई है। इनका पूरा परिवार साफ कर दिया, इनका पूरा परिवार साफ कर दिया हमारे रफेल पर आए तमाम सेना के जवानों ने। लेकिन ये चाहे वो मसूद अजहर हो, फिर हाफिज सईद हो, सैयद सलाहुद्दीन, ये कोई दिखा नहीं है अब तक, ये गायब है। इनको अभी भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम जाए जनाजे में शामिल होने के लिए फातिहा पढ़ने और अगले पल हमारे पे कोई फातिहा पढ़े। शिवदान जी, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मारा जा चुका है इस हमले में। और इसका मैं बता देता हूं कि जिस वक्त ये अपने बिल से बाहर आ जाएंगे, हमारी सेना जरूर प्लान करेगी उनको खत्म करने की, और हमारा मुख्य उद्देश्य उन्हीं को खत्म करना है, क्योंकि खत्म होने के बाद ही ये आतंकवाद समाप्त होगा। ये और फिर भी इस तरह के हमले से उनका जो मनोबल है वो बिल्कुल तोड़ दिया गया है, और अब उनकी हिम्मत नहीं है कि निकट भविष्य में इस तरह की हरकत वो दोबारा करें। अच्छा जी, कहा गया है आज, ये सिद्धार्थ जी, कहा गया है कि हमले जारी रहेंगे, आतंकवादियों पर अटैक जारी रहेंगे। आतंकवादियों पर हमले जारी रहने का ये मैसेज किन मायनों में महत्वपूर्ण है? क्या ये माना जाए कि टेरर कैंप्स अगर बनेंगे तो उनके ऊपर हमले कुछ इस प्रकार से होते रहेंगे? अब हम किसी ओकेशन का इंतजार नहीं करेंगे कि आप कुछ करें तब हम कुछ करें। अगर वहां कुछ भी मूवमेंट दिखाई दी तो इधर से तुरंत हमला हो सकता है। क्या उस स्तर पर हम सोचने लगे हैं सिद्धार्थ जी? जी, ये बहुत सिंबॉलिक नाम है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है। सिंदूर देखिए, ये निशानी है, ये एक सिंबल है कि शाश्वत रहता है। जब तक एक स्त्री सुहागन रहती है, सिंदूर उसके माथे पे, मस्तक पे हमेशा रहता है। तो ये कहीं ना कहीं पे सूचक इस बात का भी है कि ऑपरेशन सिंदूर हमेशा ऑन रहेगा। अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई एक फॉल्स अटेम्प्ट किया
और अगर कोई ऐसी हिमाकत की तो उसका जवाब फिर से दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ये देख लिया गया है कि देयर स्पेस, एयर स्पेस इज डेफिनेटली पेनिट्रेबल। उनका जो एयर स्पेस है उसमें बहुत सारे वॉइड्स हैं, और हमारी जो मिसाइल सिस्टम है, हमारा जो अटैक सिस्टम है, हमारा एरियल अटैक है, वो डेफिनेटली उसको पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है, और मैं समझता हूं कि ये उनको समझ जाना चाहिए आने वाले वक्त में भी जो और टेररिस्ट कैंप्स हैं उस पे अटैक जारी रहेगा। हो सकता है आज रात को या आवश्यकता भी हम जब बात कर रहे हैं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं आशीष जी, तभी भी कोई ऑपरेशन हो रहा हो, कोई और दूसरी तरीका का भी ऑपरेशन हो सकता है। हो सकता है कि कोई अननोन गनमैन उस समय जो बच गए हैं उनका भी जो है इलाज कर रहे होंगे। अनएक्सपेक्टेड है प्रधानमंत्री मोदी, कैन डू एनीथिंग। हम समझ भी नहीं सकते कब क्या हो जाए। लेकिन सर आप लोग जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। सिद्धार्थ जी, शिवदान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जवाब तो चाहिए। मैं तो बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर से जैश, लश्कर, इनके सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में भगदड़ की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान तैयारियों में अभी भी लगा हुआ है। हर जगह ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल्स जारी हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।